बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस टॉपिक के बगैर हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर कंप्लीट नहीं होता। अब ये टॉपिक एग्जामिनर का कैसे टेस्ट करता है, कहाँ कहाँ टेस्ट करता है, इसको 10 नंबर के लिए 15 नंबर के लिए सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे भी टेस्ट किया जा चुका है, कई दफ़ा किया जा चुका है। नंबर 1। नंबर 2, फाइनल अकाउंट के साथ इसके एडजस्टमेंट्स को चेक किया जाता है। नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी समटाइम इसकी एडजस्टमेंट्स दी जाती है। तो अकाउंटिंग का जो पेपर है हमारा, वो इस टॉपिक के बगैर इनकम्प्लीट है। देखते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक क्या है? बैंक हमारा बैंकर है, जहाँ पे बिजनेस ने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है। बिजनेस उस बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है, उस बैंक से पैसे विड्रॉ करता है। तो बैंक बेसिकली क्या है? दैट इज कस्टोडियन ऑफ आर कैश। नंबर 1। रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या है? रिकन्सिलिएशन का मतलब ये है कि फ़र्क निकालें, डिफरेंस को आइडेंटिफाई करें। अब दो तरह के डिफरेंसेस आते हैं इसमें। एक रिकन्सिलिएशन का पार्ट है टेम्पररी टाइमिंग डिफरेंसेस, डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना, रिकन्सिलिएशन। एरर्स को रेक्टिफाई करना, रिकन्सिलिएशन। स्टेटमेंट लिखा हुआ है एस फॉर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब हम किसी स्टेटमेंट फॉर्म में इसको लिखेंगे, यानी अकाउंट फॉर्म में नहीं लिखना। स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, लेजर की फॉर्म में इसको नहीं लिखना। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली BRS क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन एंड स्टेटमेंट। थोड़ा इसको समझते हैं, है क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, देखिएगा। CB फॉर कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। इसके लिए मैं लिखता हूँ BS फॉर बैंक स्टेटमेंट, CB फॉर कैश बुक। What is cash book? What is bank statement? कैश बुक बिजनेस के अकाउंटेंट बनाते हैं। इफ़ वी आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, तो हमने बैंक के साथ जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, उसका रिकॉर्ड जिस डॉक्यूमेंट पे बनाएंगे, जिस लेजर में बनाएंगे, उसको कैश बुक कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि कैश बुक, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये बेसिकली इट्स अ लेजर। ये क्या है? नंबर 1 लेजर है। नंबर 2 कौन बनाता है? ये जी बिजनेस बनाता है। क्या है? क्या? रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद बैंक। बैंक के साथ जितने भी पैसे की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, उसका रिकॉर्ड बिजनेस के अकाउंटेंट साहब कैश बुक में बनाते हैं। सिमिलरली यही रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बैंक की तरफ से। बैंक लेजर नहीं बनाता, बैंक इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाता है, जिसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। उस स्टेटमेंट में बैंक स्टेट करता है। बैंक क्या करता है? ये बैंक का डॉक्यूमेंट है। बैंक स्टेट करता है कि ये जो बिजनेस है, इसने कितने पैसे डिपॉजिट कराए, कितने विड्रॉ कराए, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कस्टमर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो बैंक ने रिकॉर्ड बनाया, दैट इज बैंक स्टेटमेंट। तो कह सकते हैं कि एक ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं, अलग अलग जगह पे उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। बिजनेस अपने पास एविडेंस के तौर पे इसको मेंटेन करता है, बैंक अपने पास एविडेंस के तौर पे इसको मेंटेन करता है। ठीक है, ठीक है, दोनों ने मेंटेन कर लिया। BRS क्या है? ये तो कैश बुक है, ये बैंक स्टेटमेंट है। BRS क्या है? चलें देखते हैं। एट मंथ एंड,
महीना ख़त्म हुआ तो कैश बुक हमें बताती है कि हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 150,000। ये कहता है बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। कैश बुक के अकाउंटेंट साहब ये कहते हैं कि हमारे बैंक में 150,000 पड़े हुए हैं। बैंक ने जो अपने पास स्टेटमेंट बनाई, बैंक कहता है जी मेरे पास जो आपका बैलेंस पड़ा हुआ है दैट इज़ 150,000। दोनों का बैलेंस क्या है? बिल्कुल सेम बैलेंस। इस सिचुएशन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं। नो डिफरेंस, नो BRS, ठीक है। दोनों ने ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया तो कोई डिफरेंस नहीं आया तो BRS नहीं बनी। अब BRS की ज़रूरत कब है? बैंक रिकंसिलिएशन की ज़रूरत कब है? जब डिफरेंस होगा तब ज़रूरत महसूस होगी। अगर मंथ एंड पे एट मंथ एंड कैश बुक का बैलेंस है हमारे पास 250,000, यानी कैशियर साहब जो अकाउंटेंट साहब है कैश बुक के, वो कह रहे हैं कि हमारे बैंक में जो पैसे पड़े हैं दैट इज़ 250,000। बैंक स्टेटमेंट मंथ एंड पे वो शो कर रही है कि बैलेंस कितना आपका मेरे पास पड़ा हुआ है 200,000। कैशियर साहब ने कहा कि मेरे बैंक में 2,50,000 पड़े हुए हैं बिजनेस का पैसा बैंक में। बैंक कहते हैं नहीं, 2,50,000 नहीं, आपके 2 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अब इन दोनों में से कौन गलत कर रहा है, किसकी गलती है? अभी हमें नहीं पता किसकी गलती है। इस सिचुएशन में जहाँ पे कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच ना करे तो वहाँ पे हमें BRS बनानी है, डिफरेंस रिक्वायर BRS, ठीक है जी। कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, बैंक स्टेटमेंट का कम है, तो भी हमें BRS चाहिए। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो, यहाँ पे लिखा हो 150,000, यहाँ पे लिखा हो 250,000, तो अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस। वेयर देयर इज़ डिफरेंस वी नीड टू प्रिपेयर दी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करेगी? बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फंक्शन क्या है? जब डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, इन डिफरेंसेस को, ये जो डिफरेंस आ गया, इसके लिए हमारे पास BRS बनेगी। BRS में 2 काम करने हैं। पहला काम, आइडेंटिफाई टेम्पोरेरी डिफरेंसेस। ऐसी स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई करेगी कि डिफरेंसेस हैं ये टेम्पररी हैं, वक्ती हैं, आर्जी हैं, थोड़े अरसे के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ये टेम्पररी डिफरेंसेस हैं। BRS ने एक काम ये करना है कि ऐसे डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करें। फॉर द टाइम बिंग समझने के लिए, कैशियर साहब ने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए, कैशियर साहब ने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए, बैंक ने अभी तक उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट में ड्यू टू सर्टेन रीज़न अभी नहीं लिखा, लिख देंगे, अभी नहीं लिखा। मंथ एंड हो गया, 30 जनवरी को पैसे जमा करवाए गए, चेक जमा करवाया गया, 31 को महीना ख़त्म हो गया, अभी तक वो अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, ड्यू टू सर्टेन रीज़न आ जाएगी अगले महीने में। लेकिन इस महीने में अभी ये अमाउंट जो कैशियर साहब ने कैश बुक में लिख दी, अभी तक बैंक के अकाउंटेंट ने नहीं लिखी क्योंकि कुछ रीजंस हैं, लिख देंगे। लेकिन जब बैलेंस आया, ये कहता है 150, ये कहता है 250, ये कहता है 250, ये कहता है 200, डिफरेंस आ गया आर्जी तौर पे। अभी चलो इसको डिटेल में देखते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करती है? ऐसे डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करती है कि डिफरेंस क्यों है, नंबर 1। नंबर 2, करेक्शन ऑफ एरर्स। एरर्स को करेक्ट करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एरर्स अब कौन करेगा? माइट भी पॉसिबल कैशियर साहब से एरर्स हों, जो बिजनेस के अकाउंटेंट हैं उनसे एरर हो गए, तो वो कहाँ पे ठीक होंगे? BRS के टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। माइट भी पॉसिबल बैंक के जो अकाउंटेंट हैं उनसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसको भी हमने करेक्ट करना है। तो
तो जो BRS है बेसिकली उसके ये दो फंक्शन है, BRS के ये दो फंक्शन है। ये आइडेंटिफाई करती है टेम्परेरी डिफरेंसेस दोनों बैलेंसेस में जो आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एरर्स को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट भी करना है कि कैशियर साहब ने गलती की उसको ठीक कर लिया जाए, बैंक ने गलती की उसको ठीक कर लिया जाए। ठीक है जी। तो बेसिकली ये है बैकएंड पे BRS का कॉन्सेप्ट। व्हेन देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड द डिफरेंस बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट, देयर इज अ नीड, देयर इज a requirement of the BRS. When there is a difference between cash book and bank balances, we need to prepare the BRS to identify the temporary differences and to correct the errors if any. तो ये है हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कोर कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में यस इट इज़ वेरी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन एवरी कंपनी, इट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। हमने समझ लिया ये है जी BRS, ये BRS है, क्यों ज़रूरी है हमने समझ लिया। अब BRS को करने के लिए कुछ हमें बुनियादी रूल्स पढ़ने हैं, कुछ बुनियादी टर्म्स को सीखना है, कुछ बुनियादी ट्रांजैक्शंस को सीखना है जो बैंक और कस्टमर के दरमियान में हो रही होती हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को सीखने के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम BRS बना सकें। उन ट्रांजैक्शंस को सीखने से पहले हमें कैश बुक को सीखना है। व्हाट इज़ कैश बुक? ठीक है, कैश बुक को सीखेंगे, फिर हम इंशाल्लाह बैंक स्टेटमेंट को सीखेंगे, बैंक की और कस्टमर की जो ट्रांजैक्शंस हैं आपस में उसको सीखेंगे, टेम्पररी डिफरेंसेस को सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम BRS तक पहुंचेंगे। जी स्टूडेंट्स, BRS को समझने से पहले हमें कैश बुक समझना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज़ कैश बुक? कैश बुक बेसिकली इज़ अ लेजर। ठीक है, 3 तरह की कैश बुक होती है। देख लेते हैं जी, तीनों तरह की कैश बुक्स को सीखते हैं क्योंकि वहीं से हमें सवाल दिया जाता है, वहीं पे हम एरर्स आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 1 इसको कहते हैं जी सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, दूसरी कैश बुक है दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। थर्ड कैश बुक है हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक। ये 3 तरह की कैश बुक है। बेसिकली 3 तरह की कैश बुक नहीं है, कैश बुक एक ही होती है। हाँ, उसकी 3 टाइप्स बनाई गई हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? दिस इज़ अ कैश अकाउंट, जो हमने कैश के लेजर्स बनाए हुए हैं ना, उसको कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, इसको कहते हैं कैश बुक। सिंगल कॉलम क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें एक ही कॉलम है और यहाँ पे कैश रिकॉर्ड किया जाता है, कैश रुपीज़ में। एक ही कॉलम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन इस लेजर में रिकॉर्ड की जाएंगी, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक क्या है? बेसिकली एक हमारे पास कैश का अकाउंट होता है, कैश अकाउंट जो भी हमने देखा ये बेसिकली। ठीक है, एक हमारे पास होता है बैंक का अकाउंट, ये भी हम अपनी बेसिक अकाउंटिंग में बना चुके हैं। बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। डबल कॉलम मतलब इन दोनों अकाउंट्स को मिला के एक ही अकाउंट लिख दें। आम तौर पे ऐसा कब होता है? जब जो कैशियर है, कैशियर साहब वो बैंक की ट्रांजैक्शंस को भी देख रहे हो, यानी कैश की ट्रांजैक्शंस को भी देख रहे हैं, बैंक की ट्रांजैक्शंस को भी देख रहे हैं, तो वो कहते हैं मैंने अलग अलग लेजर्स में जो रिकॉर्ड रखना है दोनों एसेट्स, करंट एसेट, तो मैं इन दोनों को मिला के एक लेजर बना लेता हूँ, उसको कह देता हूँ ये मेरे पास क्या है? डबल कॉलम कैश बुक है। तो ये डबल कॉलम कैश बुक कुछ इस तरह से होती है। अब इसके 2 कॉलम्स हैं। नंबर 1 एक कैश का कॉलम, यहाँ पे सारी कैश की ट्रांजैक्शंस, और एक बैंक का कॉलम। बेसिकली इन दोनों लेजर्स को मर्ज किया गया। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे भी कैश एंड बैंक,
ये 2 लेजर्स, ठीक है जी। तो ये क्या है, दिस इज आर कैश बुक। कौन सी कैश बुक, डबल कॉलम। डबल कॉलम क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि इसमें अब 2 कॉलम्स हैं, एक कैश का कॉलम है और एक बैंक का कॉलम है, इसलिए इसको डबल कॉलम कहते हैं। क्या हमें सिंगल कॉलम कैश बुक की ज़रूरत है, नहीं। बीआरएस बनाते हुए हमें सिंगल कॉलम कैश बुक की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कैश बुक सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, जबकि बीआरएस के लिए हमें क्या चाहिए, बैंक का अकाउंट यानी बैंक का लेजर जो बिजनेस ने मेंटेन किया, नंबर 1, और बैंक स्टेटमेंट जो बैंक ने मेंटेन की। इन दोनों का कंपैरिजन करके हम बीआरएस बनाते हैं, अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस आए तो, ठीक है। तो सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें डबल कॉलम कैश बुक की ज़रूरत है। और उसमें भी हमसे रेलिवेंट क्या है, ये बैंक का कॉलम है। हम इसको डबल कॉलम को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सम टाइम हमारा एग्जामिनर कहता है कि एक अमाउंट फॉर एग्जांपल 50,000 है, ये कैश में लिखनी चाहिए थी, कैश में नहीं लिखी, गलती से बैंक में लिख दी 50,000, यानी यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ पे लिख दी। तो ये एरर है, कैशियर साहब का एरर है। इस तरह के एरर्स को हमने रिमूव करना होता है। फ़ायदे तो हैं, दोनों लेजर्स को मिला के एक जगह पे लिख दिया, लेकिन नुकसान भी है, गलती हो सकती है, एक कॉलम की अमाउंट को दूसरे कॉलम में लिखा जा सकता है। तो ऐसी जो कैश बुक है उसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अब आते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक बेसिकली 4 लेजर्स को कंबाइन किया गया है। सिमिलरली 2 लेजर्स तो यही हैं, एक कैश का लेजर, ठीक है जी, एक बैंक का लेजर। 2 लेजर्स ये हैं। फिर तीसरा लेजर है डिस्काउंट अलाउड, एक इसका लेजर है। क्या है डिस्काउंट अलाउड, अभी डिस्कस करते हैं जी। एक है डिस्काउंट रिसीव, इन चारों लेजर से मिला के एक ही लेजर बन जाता है, तो उसको कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। व्हाट इज़ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज़ एन एक्सपेंस। जब कोई कस्टमर आपसे चीज़ ख़रीदने आए और आप उसको डिस्काउंट दे दें कि जी 100 रुपये की चीज़ है, मैं आपको 80 रुपीज़ की देता हूँ, वो जो 20 रुपीज़ दिए वो बेसिकली क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, ख़रीदो फरोख्त करते हुए डिस्काउंट। ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, उस डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं है, वो अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। तो सर ये डिस्काउंट अलाउड क्या है, ये डिस्काउंट अलाउड वो डिस्काउंट है जब आपने अपने डेटर्स जिनसे पैसे लेने हैं, उन्होंने आपको फॉर एग्जांपल 60 डेज़ के बाद पैसे देने हैं, आपने उनको 2 महीने के लिए उधार पे चीज़ें बेची हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है कि मैं आपको 60 दिनों की बजाय अगर 15 दिनों के बाद पैसे दे दूँ, तो डेटर कहता है मुझे क्या फ़ायदा होगा। हम कहते हैं अच्छा आपको ये फ़ायदा होगा, हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं पेमेंट के टाइम पे। ये जो पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट दिया जा रहा है कि मैंने उससे 80 रुपीज़ लेने थे, 100 रुपये की चीज़ जब ख़रीदने आया तो 20 रुपये का डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट। वो जो 20 रुपये का डिस्काउंट दिया वो कहीं पे भी अकाउंटिंग में नहीं आता। अब मैंने उससे 80 रुपीज़ लेने हैं, अब वो 60 डेज़ के बाद वो कहता है मैं आपको 15 दिनों के बाद दे रहा हूँ 80 रुपीज़, तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। मैं कहता हूँ अच्छा आप इस तरह करें, आप 80 रुपीज़ ना दें, आप मुझे 70 रुपीज़ दे दें। अर्ली पेमेंट आपने मुझे कर दी, जिसकी वजह से मैंने आपको डिस्काउंट अलाउ किया। तो ये कौन सा डिस्काउंट है, दिस इज़ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ये डेटर्स से जल्दी पैसे रिकवर करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, दिस इज़ एन एक्सपेंस। या डेटर्स को, जो अच्छे डेटर्स है जल्दी पेमेंट करना चाहते हैं, उनको डिस्काउंट दिया जाता है ताकि उनको जल्दी पेमेंट करने का बेनिफिट मिले, दिस इज डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट रिसीव क्या है फिर, डिस्काउंट रिसीव जो हमने बिजनेस ने क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट कर दी, जो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट था कि 6 महीने के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। हम क्रेडिटर के पास गए, हमने उसे कहा कि भाई मैंने आपको 6 महीने के बाद पेमेंट करनी थी, अगर मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूं, यानी 5 मंथ्स अर्लियर पेमेंट कर दूं, तो क्रेडिटर खुश हो जाता है। वो कहते हैं ठीक है, अगर आप मुझे जल्दी पेमेंट करेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। वो जो डिस्काउंट मिलेगा वो है डिस्काउंट रिसीव, दिस इज़ माई अदर इनकम। इसके साथ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई एक्सपेंस।
और ये क्या है, दिस इज़ माई अदर इनकम, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव करना मेरा कारोबार नहीं, मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं, दिस इज़ माई अदर इनकम। अब इन चारों लेजर्स को मिला के अगर एक बुक बना दी जाए तो उसको कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। चलें जी बनाते हैं इसको। अच्छा जी, इसमें जो पहला कॉलम है इसमें आता है डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो पहला कॉलम डिस्काउंट अलाउड का, दूसरा कैश का, तीसरा बैंक का। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी वी हैड थ्री कॉलम्स, पहला डिस्काउंट अलाउड, दूसरा कैश, तीसरा बैंक। सर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक? क्योंकि इस तरह की कैश बुक की वजह से भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमने उनको भी तो रेक्टिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया, अमाउंट लिखी जानी चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में, गलती से लिख दी बैंक के कॉलम में, तो मिस्टेक ठीक करनी है। आएंगे सवाल, आए हुए हैं पास पेपर्स में। समटाइम हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ किसी कस्टमर से, किसी सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव हुआ और गलती से उसको इस कॉलम में लिखने की बजाय बैंक के कॉलम में लिख दिया, तो हमारा बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो बैंक के कॉलम को ठीक करना है। हमारा ये बैंक के कॉलम और बैंक स्टेटमेंट का कंपैरिजन है। अगर डिफरेंस आए इन दोनों में तो उसके लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। डबल कॉलम डबल कॉलम कैश बुक में भी हमें क्या चाहिए होता है, बैंक कॉलम। समटाइम एग्जामिनर कहता है कि कैश बुक, सिर्फ कैश बुक का नाम लेता है, बीआरएस के चैप्टर में सिर्फ कैश बुक का नाम लेता है। अगर वो कहे सिर्फ कैश बुक, और ये मैंने आपको कैश बुक दी हुई है, तो वो कैश बुक का बैंक कॉलम है। जब एग्जामिनर कहे कि दिस इज़ माय कैश बुक, दिस इज़ बैंक स्टेटमेंट, इसकी रिकन्सिलिएशन कर दें। अब वो जो उसने मुझे कैश बुक दी हुई है उसकी अजम्पशन क्या है, वो कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम देता है। एक कॉलम लिखा होगा, वो ये नहीं होगा, वो बैंक कॉलम होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करनी होती है वो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों के आपस में बैलेंसेस का कंपैरिजन करते हैं। अगर डिफरेंस है तो बीआरएस की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, तो सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश का रिकॉर्ड, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश एंड बैंक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये दो चीज़ें कैश एंड बैंक, ये चार लेजर से एक ही लेजर बना दिया जाता है। तो इस तरह की कैश बुक को कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, अब हमने कैश बुक सीख ली। क्यों सीखनी पड़ी हमें ये डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम? ताकि यहाँ के कुछ एरर्स हमें जब आगे आए तो समझ आ जाए कि भाई ये एरर क्या है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब है डेबिट साइड पे कोई अमाउंट लिखनी थी, गलती से बैंक में लिख दी, बैंक की अमाउंट गलती से डिस्काउंट अलाउड में लिखी जा सकती है। तो हम जब सवाल कर रहे हो तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब हम ये लेजर सीखने के बाद देखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेस एंड द बैंक। बैंक और बिजनेस के दरमियान में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको सीखते हैं। जी स्टूडेंट्स, कैश बुक को समझने के बाद अब हमें ये समझना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो बिज़नेस और बैंक के दरमियान में होती है, हमने उन ट्रांजैक्शंस को सीखना। हमें वो ट्रांजैक्शंस आती होंगी तो फिर हम उनमें गलती निकाल सकेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक और कस्टमर के दरमियान में होती हैं। चलिए देखिए प्लीज़। नंबर 1, कैश डिपॉजिट। कारोबार ने, अकाउंटेंट ने, कैशियर साहब ने बैंक में पैसे जमा करवाए, कैश डिपॉजिट करवाया। कैश डिपॉजिट कैसे होता है? बैंक में जाते हैं, कैश डिपॉजिट की एक स्लिप अवेलेबल होती है बैंक में, उस स्लिप को फिल करते हैं, उस पर अमाउंट लिखते हैं और कैशियर साहब अकाउंटेंट को दे देते हैं, बैंक के अकाउंटेंट को, साथ में कैश दे देते हैं और बैंक उस कैश को जमा करके आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है जी, तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। दूसरी ट्रांजैक्शन देखिएगा, चेक डिपॉजिटेड। ये कौन से चेक डिपॉजिटेड हैं? ये जो हमें
बिजनेस के अकाउंटेंट को, बिजनेस के कैशियर साहब को, जो डेटर से मिले, किसी अदर पार्टी से मिले, जिनसे पैसे रिसीव करने थे, उन्होंने कैश की सूरत में नहीं दिए, उन्होंने चेक की सूरत में दे दिए। अब वो चेक मिला कैशियर साहब को, वो बैंक में जाके जमा कराएंगे कि ये चेक जमा करें, जिस पार्टी का, जिस पर्सन का ये चेक है उसके बैंक में से पैसे निकाल के मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है जी। तो कैशियर साहब कैश भी डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक में, चेक भी डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफ़र बाय बिजनेस, बिजनेस कुछ पैसे, कुछ ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन भी कर सकता है। करंट इन्वायरमेंट में बैंक आपको फैसिलिटी दे देता है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन बैंकिंग की ऑप्शन है तो कैशियर साहब, जो बिज़नेस का कैशियर है, जिस पार्टी को पेमेंट करनी है वो खुद अपने बैंक के अकाउंट में जाएंगे ऑनलाइन, वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र की भी ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट्स की भी ऑप्शन है, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आती है। इसके अलावा चेक ड्रॉन एंड इशूड, चेक ड्रॉ किया यानी लिखा चेक कैशियर साहब ने और इशू कर दिया, किसको? अदर पर्सन्स को। अब अदर पर्सन्स में कौन है? क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, वेंडर्स भी हो सकते हैं, एनीवन जिसके पैसे पे करने थे। अब पैसे किस तरह से पे किए जा रहे हैं? चेक की सूरत में। चेक ड्रॉ करने का मतलब चेक लिखा गया, इशू करने का मतलब उसको इशू कर दिया गया, किसी पार्टी को कैश देने की बजाय चेक में पेमेंट कर दी गई। तो वो जो पार्टी है वो अपने बैंक के पास जाएंगे, कहेंगे ये मैंने किसी से चेक लिया है, ये उसके अकाउंट से निकाल के मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो उनका बैंक, उस पर्सन का बैंक हमारे बैंक को वो चेक दिखाएगा हमारा, और हमारे अकाउंट से पैसे निकलेंगे, उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो एक ये भी ट्रांजैक्शन है जो बैंक और कस्टमर के दरमियान में होती है। ठीक है जी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए, या बैंक की अकाउंट की कुछ टाइप्स होती हैं, करंट अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं। अगर हमारा अकाउंट किसी ऐसे बैंक में है, किसी ऐसी हमारा अकाउंट की किस्म कुछ ऐसी है जिस पे इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा बैंक में जो पैसा पड़ा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक हमारे अकाउंट में हमारा इंटरेस्ट ऐड कर देगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ठीक है जी। ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो कस्टमर और बैंक के दरमियान में होती है। फिर एक है इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक से कुछ लोन लिया हुआ था, बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट काटना है, इंटरेस्ट लेना है आपसे, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे, दिस इज़ आल्सो द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लोन के साथ लिख लें बैंक ओवरड्राफ्ट भी, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी ऐसा इंटरेस्ट जो बैंक से हमने पैसे ज़्यादा निकलवा लिए हैं, ओवरड्राफ्ट कर लिए हैं, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट हमें बैंक को देना पड़ता है। दिस इज़ आल्सो अनदर ट्रांजैक्शन। फिर इसके अलावा बैंक चार्जेस हैं। व्हाट आर द बैंक चार्जेस? बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन किया आपके लिए, जिसके लिए आपको चार्ज किया कि हमारी सर्विसेज के ये पैसे हैं, तो वो हमें बैंक को पैसे पे करने पड़ते हैं। तो बैंक चार्जेस में काफ़ी सारी सर्विसेज है जो बैंक ऑफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, चेक बुक इशू करवाई गई बैंक से तो उसके चार्जेस, एटीएम कार्ड इशू करवाया गया उसके चार्जेस, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया उसके चार्जेस। तो ये जो चार्जेस हैं ये बैंक आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता है। दिस इज़ अनदर ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपके बैंक के दरमियान में। अब कुछ थोड़ी सी टेक्निकल ट्रांजैक्शंस देखते हैं। नंबर 1, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, पेमेंट। व्हाट इज स्टैंडिंग
ऑर्डर पेमेंट, स्टैंडिंग का मतलब जो स्टैंड करेगी, कॉन्टीन्यूस रहेगी। ऑर्डर मतलब ऑर्डर किया गया है, पेमेंट मतलब पेमेंट के लिए। तो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट का मतलब ये है कि बिजनेस ने, अकाउंटेंट ने बैंक को ऑर्डर किया हुआ है कि आप ये पेमेंट्स करते रहे और ये ऑर्डर स्टैंड करेगा जब तक मैं मना नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल, हमने अपने बैंक से कहा हुआ है कि आप हर महीने की 5 तारीख को हमारी बिल्डिंग का रेंट मालिक मकान के, ऑनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो बैंक हमसे पूछे बगैर हर महीने हमारे ऑर्डर जो स्टैंड कर रहे हैं उसके मुताबिक पेमेंट करता रहेगा। दिस इज स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। ठीक है जी। तो ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि बैंक हमारे कहने पे डायरेक्टली पेमेंट कर देता है, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। कैशियर साहब को नहीं पता होता, बैंक पेमेंट कर देता है। उसके बाद है जी डायरेक्ट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट, या इसको कह सकते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट। ये क्या है? ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक में डायरेक्टली हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी कस्टमर से पैसे लेने हैं और उन्होंने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, तो बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा हो गए। फॉर एग्जांपल, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में, वहाँ से हमें डिविडेंड मिलता है यानी मुनाफा मिलता है। हमने उस कंपनी से कहा हुआ है कि हमें डिविडेंड भेजने की बजाय डायरेक्टली मेरे इस अकाउंट में जमा करा दिया करें, तो वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा हो जाते हैं पैसे। तो ये भी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। किसी थर्ड पार्टी ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया मेरे अकाउंट में, किसी थर्ड पार्टी ने एटीएम के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, इजी पैसा के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो दीज आर द डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस विद इन आवर बैंक अकाउंट बाय द थर्ड पार्टीज। को तीसरी पार्टी हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा करा देती है। ठीक है जी, इसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट भी हो सकता है, डायरेक्ट डिपॉजिट भी हो सकता है। तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो बैंक और कस्टमर के दरमियान में होती है। ठीक है जी, ये हैं कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस जो बैंक और कस्टमर के दरमियान में यानी बिज़नेस के दरमियान में होती है। इसी प्रोस्पेक्टिव में हमसे कुछ गलतियां हो रही होंगी, कुछ टाइम डिले हो रहे होंगे। अब देखते हैं BRS क्या है। हमने BRS पढ़ा था। BRS दो चीज़ें देखी थी। नंबर 1, टेम्पोरेरी ट्रांसफ़र, टेम्पोरेरी डिफरेंसेस। ये जी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पेपर में। अक्सर पेपर में यकीनन अगर BRS का सवाल है तो टेम्परेरी डिफरेंसेस ज़रूर आते हैं। टेम्परेरी डिफरेंसेस में पहला डिफरेंस क्या है? इसको कहते हैं अनकोलेक्टेड चेक्स, या इनका दूसरा नाम क्या है? अनक्रेडिटेड। तीसरा नाम क्या है? अनक्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड। अनकोलेक्टेड चेक्स क्या हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स क्या हैं? इसको ज़रा समझिएगा गौर से, क्योंकि इसके ऊपर हमारा सवाल, इसको ज़रा गौर से समझिएगा क्योंकि ये सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अनकलेक्टेड चेक्स मतलब, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस समझिएगा। किसी थर्ड पार्टी ने बिज़नेस को पेमेंट करनी थी, उन्होंने चेक की सूरत में पेमेंट कर दी। बिज़नेस उस चेक को लेगा, बैंक में जमा करा देगा कि ये जिस पार्टी का चेक है उसके अकाउंट से पैसे निकाल के मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। अब बैंक क्या करता है? बैंक उस चेक को उस होल्डर, उस चेक के ड्रॉअर, जिसने चेक ड्रॉ किया, उसके बैंकर को रिक्वेस्ट करता है, जी आपके जो कस्टमर है उन्होंने मेरे कस्टमर को ये चेक दिया, काइंडली आप उसके अकाउंट से पैसे निकाल के मेरे कस्टमर के अकाउंट में जमा करा दें। वो क्या करता है? कलेक्ट करता है, उस चेक के पैसे कलेक्ट करता है। तो ये जो कलेक्शन का प्रोसेस है, क्लियरिंग का प्रोसेस है बैंक्स का आपस में, इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आज
फॉर एग्जांपल टुडे इज़ 10th ऑफ फरवरी, ठीक है, 10th ऑफ फरवरी को एक चेक जमा कराया गया बैंक में कि जी बैंक साहब ये आप इसके अगेंस्ट पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा कर दें। तो वो जो क्लियरिंग का प्रोसेस है दैट माइट टेक क्लियरिंग प्रोसेस माइट टेक 2 to 5 days डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। 2 से 5 दिन लग सकते हैं कि चेक क्लियर हो सके और वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। टेम्परेरी डिफरेंस हम इसको क्यों कह रहे हैं? देखें, जब बिज़नेस ने बैंक में पैसे जमा करवाए तो कैशियर साहब ने अपने पास लिख दिया कि मैंने 50,000 रुपीज़ का चेक अपने बैंक में जमा करा दिया, तो मेरे बैंक का बैलेंस ज़्यादा हो गया। बैंक उस अमाउंट को आपके अकाउंट में कब लिखेगा? बैंक स्टेटमेंट में 2, 3, 4, 5 दिनों के बाद, जब बैंक को उस चेक के अगेंस्ट पैसे मिल जाएंगे तो वो आपके अकाउंट में वो लिख देगा। अगर इस प्रोसेस के दरमियान में मंथ एंड हो गया, 29 जनवरी को आपने चेक जमा कराया, 31 जनवरी को मंथ एंड हो गया, कैश बुक में ये अमाउंट लिखी हुई है, कैशियर साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बैंक ने अभी नहीं लिखी, बैंक लिखेगा 2 फरवरी को फॉर एग्जांपल। बैंक की भी गलती नहीं है, कैशियर साहब की गलती भी नहीं है, लेकिन टाइमिंग का टेम्पररी डिफरेंस आ गया। 31 जनवरी को जो कैश बुक बनेगी उसमें ये चेक लिखा होगा, ये अमाउंट 50,000 लिखी होगी, लेकिन 31 जनवरी को जो बैंक स्टेटमेंट बनेगी उसमें ये अमाउंट नहीं लिखी होगी। तो दिस इज़ द टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये हमने बीआरएस में आइडेंटिफाई करना होता है क्या कोई ऐसा चेक है जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, अनकलेक्टेड है, अनक्रेडिटेड है, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, अनक्लियर्ड है यानी अभी क्लियरिंग के प्रोसेस में है। तो ये जो टेम्परेरी डिफरेंसेस है इसकी वजह से कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ सकता है, तो हमने उसको आइडेंटिफाई करके रिकंसाइल कर देना, ठीक है जी। दूसरा टेम्परेरी डिफरेंस देखिएगा, दैट इज अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है जी, या इसको कहते हैं अनडेबिटेड, आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं। ये इसके डिफरेंट टर्म्स हैं जी, आउटस्टैंडिंग चेक्स। अब ये चेक्स कौन से हैं, इसको भी मैंने टाइमिंग डिफरेंस में लिखा है जी। ये चेक्स कौन से हैं? ये जो बिजनेस ने अपने क्रेडिटर्स को, थर्ड पार्टीज़ को जो चेक्स इशू किए पेमेंट्स की, जैसे ही कैशियर साहब ने चेक लिख के दिया और अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने 1 लाख रुपए की पेमेंट होंडा वालों को दी है जी, एडवांस के तौर पे टोकन मनी दी है ताकि गाड़ी खरीदी जाए, चेक लिख के दे दिया कैशियर साहब ने और अपनी कैश बुक में लिख दिया। बैंक स्टेटमेंट बैंकर को तो नहीं पता कि ये चेक इशू हो चुका है। बैंक कब लिखेगा? बैंक के अकाउंटेंट साहब कब लिखेंगे इस ट्रांजैक्शन को? जब होंडा के जो कैशियर हैं वो बैंक को जाके ये चेक देंगे अपने बैंक को कि जी मिस्टर ए के बैंक से पैसे निकाल के होंडा वालों के अकाउंट में जमा करा दे। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स मतलब अभी तक ये चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, इसको कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। यानी बिजनेस ने ड्रॉ किया, इशू कर दिया, ड्रॉ किया, इशू कर दिया किसी भी थर्ड पार्टी को, लेकिन उस थर्ड पार्टी ने अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया, वो बैंक को कह नहीं दे कि मुझे पेमेंट दो। तो जब तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तब तक ये इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कैश बुक में मौजूद है, लिखी हुई है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। बैंक स्टेटमेंट में कब आएगी? जब वो बैंक में चेक प्रेजेंट होगा। अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक में ये पेमेंट नहीं आएगी। अनप्रेजेंटेड इज आल्सो अ टेम्परेरी डिफरेंस, आउटस्टैंड कर रहा है, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक बाहर ही स्टैंड कर रहा है, अभी तक बैंक में नहीं आया, लेकिन जब ड्रॉ किया, लिखा गया तो कैशियर साहब ने कैश बुक में लिख दिया, बैंक ने अभी तक नहीं लिखा। तो ऐसे चेक्स को कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। कितने अरसे में ये चेक प्रेजेंट हो सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स। ये 6 महीने मैक्सिमम टाइम है किसी भी पर्सन के पास कि उस चेक को
जो ऊपर डेट लिखी है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी लिखी हुई है, तो 30 जून तक यानी 6 महीने के दरमियान में उस चेक को प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर उसके बाद प्रेजेंट किया जाएगा तो बैंक पेमेंट नहीं करेगा। अगर उसके बाद आफ्टर 6 मंथ इस चेक को कहते हैं टाइम बार्ड चेक। इसका टाइम बार्ड हो गया है, इसका टाइम ख़त्म हो गया है, अब ये चेक पेमेंट के काबिल नहीं रहा। कब? आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट जो कि चेक के ऊपर लिखी है, डेट मेंशन ऑन द चेक, आफ्टर 6 मंथ ऑफ दैट डेट द चेक विल बी द टाइम बार्ड चेक। ठीक है जी। तो अनप्रेजेंटेड चेक कब तक अनप्रेजेंटेड है? 6 महीने तक अनप्रेजेंटेड हो सकता है। और अनप्रेजेंटेड चेक क्या है? दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस, टेम्पररी डिफरेंस, जो कि कैश बुक में अमाउंट लिखी हुई है, अभी तक बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखी। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ जाता है टेम्पररी, आर्जी तौर पे। तो BRS बनाते हुए हमने उसको आइडेंटिफाई करना है और रिकनसाइल कर देना। ये जो दो डिफरेंसेस हैं, ये ऐसे हैं जो कैश बुक में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो चुकी लेकिन अभी तक बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई। इसके अलावा 2 डिफरेंसेस और भी हैं जो बैंक में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो चुकी लेकिन अभी तक कैश बुक में नहीं आई। फॉर एग्जांपल, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डायरेक्ट ट्रांसफ़र, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुकी। बैंक के जब चार्जेस ड्यू हुए, बिजनेस ने चेक बुक इशू कराई, बैंक ने फ़ौरन से आपके चार्जेस काट लेने। कैशियर साहब को कब पता चलेगा? जब बैंक स्टेटमेंट आएगी या बैंक की तरफ से एक एडवाइस आएगी, डॉक्यूमेंट आएगा, रसीद आएगी, तब इनको पता चलेगा कैशियर साहब को। जब तक कैशियर साहब को नहीं पता तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में नहीं। तो इसकी वजह से भी टेम्पररी डिफरेंस आ सकता है। इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट काटा या आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा कर दिया, दोनों सिचुएशंस में बैंक स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई लेकिन अभी तक कैशियर साहब को तो पता ही नहीं, तो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुई, तो टेम्पररी डिफरेंस आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट में मिलेगी, कैश बुक में नहीं मिलेगी, तो टाइमिंग डिफरेंस। फिर डिविडेंड है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र है, किसी पर्सन ने डायरेक्टली बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, कैशियर साहब को अभी नहीं पता, तो बैंक स्टेटमेंट में ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, कैश बुक में नहीं लिखी हुई, तो इस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी आर्जी तौर पे दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाएगा, जो कि हम BRS बनाते हुए रिकनसाइल करेंगे। आखिरी देखिएगा जी, टाइमिंग डिफरेंस और किसकी वजह से आ सकता है? वो आता है जी स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट की वजह से। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। अब स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट का मतलब बैंक ने पेमेंट कर दी, कैशियर साहब को पता ही नहीं, क्योंकि बैंक को एक ऑर्डर किया गया था जो कि स्टैंड कर रहा था। बैंक हर महीने पेमेंट करता जा रहा है। 30 तारीख को बैंक ने पेमेंट कर दी। कैशियर साहब कब पेमेंट करेंगे? जब बैंक उनको बताएगा भाई मैंने पेमेंट कर दी है। बैंक कैसे बताएगा? बैंक एक रसीद भेजेगा, एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, तो इनको पता चलेगा। तो जब तक इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं आया तब तक ये इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में नहीं। तो जाहिर है इस इन्फॉर्मेशन की वजह से, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वजह से दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस आएगा तो हम BRS करते हुए इसको रिकनसाइल करेंगे। तो हमने BRS का एक पहलू समझा, टेम्पररी डिफरेंसेस ये 4 किस्म के होते हैं। 2 इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कैश बुक में रिकॉर्डेड लेकिन बैंक में नहीं रिकॉर्ड हुई, अनकलेक्टेड और अनप्रेजेंटेड। 2 इन्फॉर्मेशन ऐसी जो बैंक में रिकॉर्ड हो गई लेकिन अभी तक कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुई। वो कौन सी है? बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डायरेक्ट ट्रांसफर्स या स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स। अब BRS का एक हिस्सा में समझ आ गया कि टेम्पररी डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर। एरर्स कहाँ पे हो सकते हैं जी? ये इसका दूसरा हिस्सा है, ये इसका A पार्ट कह लें और इसको B पार्ट कह लें।
BRS का दूसरा हिस्सा क्या है, BRS में हमने एरर्स को भी करेक्ट करना है। तो एरर्स कहाँ के, कैश बुक एरर्स, और दूसरे कौन से हैं, बैंक स्टेटमेंट एरर्स। अगर बैंक के एरर्स हुए हैं तो BRS में ठीक करेंगे, कैश बुक के एरर्स हुए हैं तो वो कैश बुक में ठीक करेंगे। तो BRS बेसिकली क्या है, BRS हमने टेम्पररी डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है और इनको रिकंसाइल करना है। इसी तरह करेक्शन ऑफ एरर्स क्या है, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट करना है। ठीक है जी। इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ के बाद दो टर्मिनोलॉजीज़ और हैं जो आपने सीखनी है। एक है जी डेबिट एडवाइस, एक है क्रेडिट एडवाइस। देख लें जी इसको भी। व्हाट इज़ डेबिट एडवाइस? डेबिट एडवाइस, जब बैंक कस्टमर को यानी बिजनेस को डेबिट करता है तो एक डॉक्यूमेंट बिजनेस को भिजवा देता है, जी मैंने आपको इस वजह से डेबिट कर दिया, तो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं डेबिट एडवाइस। यानी बैंक चार्जेस जब काटे, बैंक ने इंटरेस्ट काटा, डिविडेंड मिला, डिविडेंड काटा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र किसी को पेमेंट कर दी, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट कर दी, तो जब बैंक आपके अकाउंट में से पैसा निकालेगा तो वो आपको डेबिट एडवाइस दे देगा, जी मैंने आपको डेबिट कर दिया। किसके लिए? विद ड्रॉ और पेमेंट के लिए। अगर बैंक ने कोई पेमेंट की है या पैसा आपके अकाउंट से विड्रॉ हुआ है तो बैंक आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है नोटिफाई करने के लिए, उसको कहते हैं डेबिट एडवाइस। कि बैंक ने डेबिट करने के बाद आपको एक एडवाइस भेजी, मैंने आपको डेबिट कर दिया, अब आप देख लें आपने क्या करना है। फिर क्रेडिट एडवाइस। व्हाट इज़ क्रेडिट एडवाइस? जब बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट होता है, ये डिपॉजिट के लिए है जी। जब बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट हो जाता है, लाइक बैंक ने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा कर दिया, पैसा डिपॉजिट हो गया, किसी कस्टमर ने पैसा आपके अकाउंट में जमा करा दिया, तो ऐसी सूरत में बैंक एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए बिजनेस को इन्फॉर्म करता है कि आपके अकाउंट में भाई पैसा क्रेडिट हो गया। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये नोटिफाई करे उसको कहते हैं क्रेडिट एडवाइस।